आज के इस बुक रिलीज फंक्शन में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र श्री अनिर्बान गांगुली जी, प्रोफेसर विवेक देबराय जी, रंजीत पंचनंदा जी, उत्तम सिन्हा जी, रंजन आर्य जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। मैं अनिर्बान जी से पूछ रहा था कि आप लोगों ने बुक एडिट करी है और तीनों एडिटर ने जब बोल लिया है तो मेरा भी मंत्री के नाते काम बुक का आपका रिलीज़ करना हो गया है या इसमें कुछ जोड़ना भी है। अनिर्बान जी ने एक अच्छा विषय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के माध्यम से हम सबके सामने लाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बोलोगे तो एक विषय क्लियर होगा जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा डिबेट चल रही है। पिछले 300 सालों में दुनिया में मनुष्य ने जो सबसे ज़्यादा तरक्की करी है वो एनर्जी के कारण ही करी है। जिस कंट्री ने जितना एनर्जी का ग्रोथ किया है उसने डेवलपमेंट के जो नए मानक हैं उसको ज़्यादा प्राप्त किया है। लेकिन एनर्जी के इन्वेंशन के कारण पिछले 300 सालों में दुनिया ने देखा है कि सबसे ज़्यादा धरती का तापमान भी बढ़ा है और जब धरती का तापमान भी बढ़ा है, एनर्जी इन्वेंशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी अगर पूरी दुनिया में जितने स्पीशीज़ हैं किसी को फ़ायदा हुआ है तो मनुष्य को ही हुआ है। तो वेस्ट का जो डेवलपमेंट मॉडल है ये पूरा एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है जिसका सेंटर फिगर केवल मनुष्य है और उसकी सुख सुविधा के लिए ही ये सारा डेवलपमेंट है। और इसलिए ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है इसको 150-200 साल चलाने के बाद ये ध्यान में आने लगा कि केवल इस मॉडल से काम नहीं चलेगा। इसमें अगर वास्तव में बैलेंस करना है तो हमको बायोसेंट्रिक प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा। और उसके बाद 70s में दुनिया में जो नई थ्योरी पैदा हुई कि केवल बायोसेंट्रिक नहीं, हमें डीप इकोलॉजिकल सेंस अपनी लाइफ में पैदा करना होगा जो वास्तव में ईस्ट की फ़िलॉसफी है। जो ईस्ट की फ़िलॉसफी माने भारत से लेके जापान तक जो ईस्ट की फ़िलॉसफी है उनका ये अर्थ है। और इसलिए हम लोग कई बार संस्कृत के श्लोक भी बोलते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का मोटो है प्रकृति रक्षिता रक्षता। इफ़ वी प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर प्रोटेक्ट अस। जापान का एक सुंदर वर्ड है एशोफानी, वननेस विथ नेचर। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद दुनिया में जब ये सेंस खड़ा हुआ तो दुनिया में 3 बड़ी कन्वेंशन निकल करके आई, UNFCCC, UNCCD और बायोडायवर्सिटी। और ये कहा कि दुनिया को अगर बचाना है इस एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल से, अगर दुनिया को बचाना है तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, धरती का जो तापमान बढ़ रहा है इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। दूसरा, धरती का जो लैंड का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है इसके लिए हमको कदम बढ़ाने होंगे। और तीसरा, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है इसको भी हमको बचाना होगा। और दुनिया में 3 नई ये जो बहुपक्षीय समझौते हैं इन्होंने अपना स्थान लिया। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट की जब डिबेट चलती है तो 2 तरह की एक्सट्रीम डिबेट हमको
देखने में आती है। पहले वो लोग हैं जो कैटास्ट्रॉफिक हैं, उनको लगता है कि सब कुछ लूट ही गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया दुनिया में, अब कुछ बचेगा नहीं। और दूसरे हैं जो टेक्नो ऑप्टिमिस्ट हैं कि टेक्नोलॉजी सबका इलाज कर देगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की जो लड़ाई लड़ी है, इन दोनों से भिन्न व्यवहारिक अर्थ में हम क्या क्लाइमेट एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं, उसको लेकर ये लड़ाई को लड़ा है। और इसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्टॉकहोम के बाद दुनिया में UNFCCC की बातचीत और हर साल कॉप में इकट्ठे होने की जब बातचीत शुरू हुई तो एक समय ऐसा आया कि दुनिया ने कहा कि ग्रीन क्रेडिट के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो में उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद बाली आते आते वो सारी वार्ताएं बिगड़ गई। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए तो पहली बार वापस से UNFCCC का एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम सब पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। और 2015 के पेरिस एग्रीमेंट को कंसेंसस पे लाने में प्रधानमंत्री जी का भी एक बड़ा योगदान रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया के सब देशों ने 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट किया उसमें कहा कि हमारा संयुक्त दायित्व है कि बढ़ते हुए तापमान को रोका जाए। पर डिबेट एक बहुत बड़ी है कि जिन्होंने पिछले 200 साल, जैसे अभी प्रोफेसर विवेक देबोराय कह रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में जाते हैं तो हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि पिछले 200 सालों के इस सारे डेवलपमेंट में आपने सबसे ज़्यादा कार्बन स्पेस को घेरा है, और अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बारी आती है तो आप उन पर मनमाने तरीके से अपने लक्ष्यों को नहीं थोप सकते। और इसलिए पेरिस एग्रीमेंट में कहा कि दुनिया के सारे देश इकट्ठे होकर के इस बात पे कलेक्टिवली तय करें कि धरती के तापमान को रोकने के लिए हमको कार्य करना है, लेकिन अपने अपने देश की परिस्थिति के अनुसार। और इसलिए हर देश अपने अपने NDCs डिक्लेयर करे, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने किस प्रकार से विषय को आगे बढ़ाया। जो अभी प्रोफेसर पचनंदा अपने स्टेटमेंट में UN गैप रिपोर्ट का जो हवाला दे रहे थे कि 2015 में सभी देशों को जो NDCs डिक्लेयर करने थे, भारत ने अपने 8 NDCs डिक्लेयर किए। 3 हमारे क्वांटिटेटिव थे और 5 हमारे क्वालिटेटिव थे। जो 3 हमारे क्वांटिटेटिव NDCs थे उसमें एक था कि भारत रिन्यूएबल में अपनी क्षमता को 2030 तक 40% को प्राप्त करेगा, और दूसरा हमारा ये लक्ष्य था क्वांटिटेटिव कि जो हमारा एनर्जी जो एमिशन को कम करने का लक्ष्य है वो हम 33% करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम G20 में एकमात्र देश हैं जिन्होंने 2030 के इस लक्ष्यों को 2021 में ही प्राप्त कर लिया, समय से 9 साल पहले। और हम ये जानते हैं कि दुनिया में जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है तो डिबेट सेमिनार तो एक अलग विषय है, लेकिन इस पर हम क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम कैसे लेंगे। और इसलिए 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, रिन्यूएबल के क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने की बात हुई, तो ये तो ठीक है और ये अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में चलता भी। और हम हमेशा इस लड़ाई को लड़ते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मैं आपको एक डाटा आपको बताना चाहता हूँ, आपको पूरा ध्यान आएगा कि इस डिबेट का स्वरूप कैसा है। हमारा धरती का लगभग 2.5% के करीब पूरी हमारे पास लैंड है दुनिया की, और हमारी पॉपुलेशन 17% है। हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 4 कुछ % है। तो हमें कहते हैं कि हम दुनिया के चौथे बड़े देश कार्बन एमिशन करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि जो 17% अगर सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब जितना यूरोपियन यूनियन और सबको मिला दिया जाए और उनकी 17% पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए,
तो हमारा कार्बन एमिशन 4% है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। हमारा स्कोप और स्केल बड़ा है। हम स्विट्जरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग, ये सबको मिलाकर अगर देखेंगे तो इनका कार्बन एमिशन 60% है, भारत का 4% है, और 54 अफ्रीकन कंट्रीज का मिला के 4% है। तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हम ग्लोबल साउथ को उनके विकास से नहीं रोक सकते। और इसलिए इसका जो सबसे बड़ा विषय है कि आखिर इसके लिए हम जो अपने नॉलेज शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, इसके लिए क्या करें। तो भारत ने 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, और उसका हेडक्वार्टर भी आज भारत में गुड़गांव में है। आज दुनिया के 137 देश इसके सदस्य बने हैं, और इसलिए ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने उससे जब आगे कदम बढ़ाया, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो ब्रिटेन के उस समय के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा ये विषय केवल 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड नहीं है, 1 नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि ये नेतृत्व हमारे पास है। दूसरा जो विषय है, हम क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे बड़ा जो इस समय देखते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास लगभग 6,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, और समुद्री सीमा पे हम देश के पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, चाहे आम्फान हो, ताउत्के हो, हर बार हम कोई ना कोई नया साइक्लोन देखते हैं। भारत ने दुनिया के सभी देशों में इसमें नॉलेज शेयरिंग के लिए CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और छोटे आइलैंड्स के लिए ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने आइरिस करके बनाया, जिसमें हमने उनको टेक्नोलॉजी देने की बात करी। लेकिन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया में एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बना है। तीसरा, अगर आप बड़ा प्रोग्राम देखेंगे 2015 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अचीव किया है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो हम ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ सबसे पहले अगर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज हैं, एल्यूमिनियम सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इसमें अगर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको लेड इट भी बोलते हैं। स्वीडन के साथ अभी जब COP28 में प्रधानमंत्री जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ इसका लेड IT का सेकंड फेज भी अभी उन्होंने जारी किया है। तो ये जो सेक्टर है, इसमें लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, हम ग्रीन ग्रोथ के लिए कैसे इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको लेकर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया है। अभी जब G20 हुआ था, तो भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का निर्माण किया। और आप ये मान के चलिए, मैंने आपको शुरू में 3 चीज़ें कही, UNFCCC मैंने आपसे बात करी, UNCCD की बात करी, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड की, और थर्ड चीज़ जो बात करी वो मैंने आपसे बायोडायवर्सिटी की बात करी। हमारे देश को बड़ा गर्व है कि हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और दुनिया के 75% टाइगर हैं। लोग मेरे से पूछते हैं आपको इसमें इतना क्यों शौक है। मैं कहता हूँ कि टाइगर केवल देश की टेरिटरी की अपनी रक्षा नहीं करता, वो देश की ट्रिब्यूटरी की रक्षा करता है। आप देखिए कि जितनी भी साउथ की निकलने वाली रिवर्स हैं, चाहे नर्मदा जी निकलती हैं, चाहे कावेरी निकलती हैं, ये सब टाइगर रिजर्व्स में से निकल के आती हैं। उसका जो कोर एरिया, उसका जो ग्रीन एरिया, उसका जब हम मेंटेन करते हैं तो हम वाटर स्कैरसिटी को कम करने को बचाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का विज़न देखिए, जब 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के हमने पूरे किए, तो उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी। आज दुनिया के 97 देशों में जहाँ प्योरेस्ट बायोडायवर्सिटी है, वहाँ ये बिग कैट पाए जाते हैं। 5 तो भारत में पाए जाते हैं, मतलब लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, और 5वां हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया था। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना है कि जो एक्सटिंक्ट प्रजाति हुई थी, हम उसको नामीबिया से ला करके चीता को हमने वापस से बचाने का काम किया है। और अभी तो नई जनरेशन, नए साल में ये दूसरा कार्यक्रम है। पहले हमारे चीता के बच्चे, वो पहला कार्यक्रम था बायोडायवर्सिटी को बचाने का।
तो ये बिग कैट अलायंस का विषय है। फिर आप जब ग्रोथ को करना चाहते हैं तो आप जो लोग ग्रोथ में ग्रीन कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ग्रीन क्रेडिट का बढ़ावा देना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी यूएई के साथ मिलकर इंटरनेशनल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को भी शुरू किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत दोनों विषयों पे आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम अपनी रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उदाहरण के रूप में हम अपने रिन्यूएबल की क्षमता में हाइड्रोजन से लेकर के सोलार से लेकर के नए नए क्षेत्रों पे हम लोग बायो फ्यूल को लेकर के हम नए क्षेत्रों में न केवल काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल अलायंस को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ग्रीन ग्रोथ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए एनडीसीज के बाद भारत ने दुनिया में जब पेरिस का कॉप हुआ, उसके बाद दुनिया के सब देशों को कहा गया कि आप अपने एनडीसीज दीजिए, एनडीसीज के साथ आपको अपने देश का कम्युनिकेशन भी देना होगा। वो जो कम्युनिकेशन हम दुनिया भर के देशों में देते हैं, वो कम्युनिकेशन आपकी जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री होती है उसके बेस पे देना होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री 2019 के बेस पे दी है। हमारी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री एकदम लेटेस्ट है, और उसमें अगर आप उसको अगर आप देखेंगे तो भारत में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है, उसके मुकाबले हमारा एमिशन जो है हमने रिड्यूस करने का काम किया। तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ग्रीन ग्रोथ है। ये आपको हमारे थर्ड कम्युनिकेशन जो इस बार हमने फाइल किया है उससे आपको ध्यान में आएगा। हमने दुनिया में एग्जाम्पल सेट किए हैं, और इसलिए जब मैं इस बुक को देख रहा था तो इस बुक में 5 चैप्टर हैं। पहला जो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव के बेस पे है। अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव के बेस पे आप देखेंगे तो आज तीनों विषयों में, एनर्जी के सेक्टर में, बायोडाइवर्सिटी के सेक्टर में, और जो हमारा सबसे बड़ी दुनिया की चुनौती है डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब मैं अफ्रीका में अबेजान में जो आइवरी कोस्ट में मैं गया तो उन्होंने कहा डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड में, मैंने बताया कि हमारे देश में 2014 में प्रधानमंत्री जी आने के बाद ज़मीन खराब ना हो इसके लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। अब विज़न देखिए, हमारी ज़मीन बंजर ना हो इसके लिए, और मैंने कहा 29 करोड़ दिए। तो 29 करोड़ उनके लिए बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा काम आपकी सरकार ने 29 करोड़ दिए। और अभी आपने जब देखा होगा, अभी जब हमारा बजट आया तो पीएम प्रणाम करा। हमारी ज़मीन पूरी तरीके से बंजर ना हो इसके लिए, जो नेचुरल खेती को बढ़ाने के लिए, हमारी ज़मीन में फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करने के लिए पीएम प्रणाम जैसी योजना शुरू करी। इतना ही नहीं, हमारे समुद्री क्षेत्र में जो मैंग्रोव है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मिष्टी शुरू करा। मिष्टी मतलब मिठाई नहीं दी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम। ये एक विज़न, एक नेता के विज़न को दर्शाता है कि वो हर एस्पेक्ट में, हम केवल एनवायरनमेंट की बहस को केवल इलेक्ट्रिक बस पे ले जाके छोड़ देते हैं। एनवायरनमेंट की बहस इलेक्ट्रिक व्हीकल केवल मात्र नहीं है, वो उसका एक पार्ट है, लेकिन एनवायरनमेंट की बहस अपने को एग्जिस्टेंस के साथ डेवलपमेंट को लेकर जाना है। हर व्यक्ति को जो हमें जीवन जीने का अधिकार देना है उसमें एनर्जी एक्सेस बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ग्लासगो के बाद अभी जब यूएई में भी हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको अपने कोल सेक्टर के लिए ये तय करना पड़ेगा कि परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा ये आप किसी पे नहीं थोप सकते, किसी भी देश को ना आप फेज डाउन की बात कर सकते हैं। और भारत ने ग्लोबल साउथ की इस बात को पूरी तरीके से लड़ा है। इवन फॉसिल फ्यूल सब्सिडी की बात जब आई तो दुनिया के जो छोटे देशों में अगर ये विषय पावर्टी इरेडिकेशन को लेकर के, तो आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। और इसलिए जो पहला चैप्टर है वो पॉलिसी पर्सपेक्टिव का है, और भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों विषयों में, मिटिगेशन मेजर्स में आपने देखा है हमने रिन्यूएबल की क्षमता को प्राप्त किया, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस में हमारे देश में पीएम प्रणाम से लेकर मिष्टी जैसी योजनाओं को चलाने के काम में, और थर्ड जिसको प्रोफेसर विवेक देबोराय कह रहे थे बहुत कठिन है व्यक्तिगत व्यवहार को सुधारना, लेकिन फिर भी मिशन लाइफ में आज हमने पूरा एनवायरनमेंट का एक मूवमेंट बनाया है। और इसके साथ भारत में ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाने का विषय किया है। दूसरा जो चैप्टर है इस बुक का वो बहुत
एनर्जी स्ट्रेटजी को लेकर के है और एनर्जी स्ट्रेटजी को लेकर के हम लोग एक नए तरीके से चलना चाहते हैं। हमने देश में अपनी पॉलिसी मेजर्स को इतना सुविधाजनक बनाया है कि सबसे बड़ी बात इसमें जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसको बढ़ाने की बात हम करते हैं, ताकि एनर्जी एक्सेस को, एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमें अपने देश के एनर्जी उत्पादन को भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ अपने ग्रीन ग्रोथ को भी हमें बढ़ाने के काम को आगे बढ़ाना है। उसके साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन दुनिया में सबसे बड़ा विषय है और इस समय हम जो पूरी दुनिया में भारत ग्लोबल साउथ की बात को उठा करके कहता है कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फंड उपलब्ध कराने चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना चाहिए। दुनिया के बड़े देशों ने कहा कि हम $100 बिलियन देंगे। इस बार जब ये विषय आया तो OECD से उन्होंने तय करवाया कि हमने लगभग 90 बिलियन दिए हैं। उस पर फिर जो दूसरा ऑक्सफैम की रिपोर्ट को हमने कहा कि ये तो इसकी कोई परिभाषा तय नहीं हुई है और इसलिए इस बार यूएई में भारत के अन्य देशों के साथ स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी के बाद पहली बार दुनिया इस बात पे सहमत हुई है कि हम क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा को तय करेंगे। जब तक क्लाइमेट फाइनेंस की परिभाषा तय नहीं होगी तब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो मिलने वाला पैसा है वो प्राइवेट फाइनेंस है, वो पब्लिक फाइनेंस है, वो सब्सिडी है, वो मतलब कम ब्याज पे मिलने वाली राशि है। इसकी जब तक स्पष्टता नहीं होगी दुनिया में हम एनर्जी की विषमता को दूर नहीं कर सकते और इसलिए भारत पूरी तरीके से विकासशील देशों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। एनर्जी ट्रांजिशन के साथ रोड अहेड की बात भी इसके चैप्टर में, बुक के चैप्टर में आई है। मुझे लगता है कि 5 चैप्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विज़न है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में रखने का प्रयास किया है और मेरा ये मानना है कि 2047 का जो विकसित भारत है तो भारत में जो प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है तो वसुधैव कुटुंबकम केवल मनुष्यों का नहीं हो सकता। और कल्पना कर लो कि धरती पर केवल इंसान ही इंसान हो, ना पेड़ हो, ना कोई जानवर हो, ना कोई पक्षी हो, कुछ भी ना हो, केवल इंसान और एनर्जी हो तो ये धरती किसी के रहने लायक नहीं होगी, खुद इंसान के रहने लायक नहीं होगी। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं तो सबके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। इसलिए एनर्जी ग्रोथ करते हुए सारा एग्जिस्टेंस को लेकर के हम साथ चलें और यही प्रधानमंत्री जी का दिल्ली डिक्लेरेशन हमने G20 में किया और दुनिया आज उसी रास्ते पे बढ़ रही है। आज दुनिया के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें जो अनिर्बान जी कह रहे थे माइंडफुल यूटिलाइजेशन रेदर देन माइंडलेस कंजम्पशन, इस पर आज पूरी दुनिया चलने लगी है, सस्टेनेबल कंजम्पशन पे चलने लगी है। ये विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उन्होंने जितना मजबूती से उठाया है और कंसेंसस से दिल्ली डिक्लेरेशन जो G20 में भी हमने किया है उसने दुनिया को ग्रीन ग्रोथ का रास्ता दिया है और हमने केवल रास्ता केवल अपने भाषण में नहीं दिया है, हमने अपने क्लाइमेट एक्शन, अपने डोमेस्टिक रिसोर्स और अपने ग्रीन ग्रोथ के पैमानों पे किया है जिसको हमने हमेशा दुनिया के सामने पारदर्शिता के साथ रखा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय के विकसित भारत में प्रधानमंत्री जी के इस विज़न को हम और आगे ले जाकर एक हरी भरी पृथ्वी को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।